दोस्तों सबसे पहले टीएमसी लीडर मनोरंजन व्यापारी का ये स्टेटमेंट सुनिए। एक बिहारी 100 बीमारी। एक बिहारी 100 बीमारी। ये पहली बार नहीं है जब बिहारियों को बीमारी से जोड़कर संबोधित किया जा रहा है। देश के हर कोने में बिहार के लोगों के लिए ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल करना बहुत आम सी बात है। बिहारी ये वर्ड सुनते ही लोगों के मन में एक गुटखा चबाता लुंगी पहने एग्रेसिव पर्सन की इमेज दिमाग में बनने लगती है, जो या तो क्रिमिनल होगा या फिर मिट्टी में सने कपड़े पहने हुए मजदूरी का काम करता होगा। अगर हम स्पेशली दिल्ली या मुंबई जैसे बड़े शहरों की बात करें तो वहाँ पर बिहारी शब्द का यूज ही गाली के तौर पर किया जाता है। अगर आपको इन शहरों में रिक्शा चलाते या फिर मजदूरी व साफ सफाई का काम करते कुछ वर्कर्स नजर आ गए तो भले ही वो राजस्थान, हरियाणा या फिर गुजरात के रहने वाले हों, लेकिन उनकी वेशभूषा और काम की वजह से उन्हें बिहारी ही समझा जाता है। पर मेन सवाल तो यही है ना कि बिहारियों से इतनी नफरत क्यों, वो भी अपने ही देश में। दोस्तों इसके पीछे जो मेजर रीजंस है ना, उनको हमने कई अलग अलग पॉइंट्स में बांट दिया है, जिसमें पहला है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। अब दोस्तों इस पॉइंट को समझने के लिए हमें 1980s की अर्ली हिस्ट्री को देखना होगा। उस टाइम मुंबई में उनके लोकल वर्कर्स के बाद सेकंड लार्जेस्ट लेबर बिहार से ही आते थे और ये लोग बहुत मेहनती थे, इसीलिए इन्हें काम भी आसानी से मिल जाया करता था। ऐसे में जाहिर सी बात है कि वहाँ के लोकल्स के लिए कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ गया और उन्हें अपने खुद के स्टेट के अंदर काम मिलने में प्रॉब्लम होने लगी। उस टाइम महाराष्ट्रियन गवर्नमेंट भी स्टेट के डेवलपमेंट और उससे जुड़े प्रोजेक्ट को बहुत सीरियसली ले रही थी और इसी वजह से गवर्नमेंट अपने लोकल्स को ज्यादा प्रेफरेंस देने लगी। एक समय तो इस प्रेफरेंस ने इतना भयानक रूप ले लिया था कि न सिर्फ बिहारी बल्कि किसी भी दूसरे स्टेट के लोगों के दुकानों को जबरदस्ती बंद करा दिया जाता था। 1950 में तो साउथ इंडियंस के खिलाफ एक बहुत बड़ा मोर्चा शुरू हो गया था और लोग नारा देने लगे थे कि लुंगी उठाओ पुंगी बजाओ, क्योंकि उस टाइम महाराष्ट्र में साउथ इंडियंस बड़ी संख्या में माइग्रेट करने लगे थे। हालांकि बिहारियों के मुकाबले साउथ इंडियंस या फिर गुजरातियों को हेट सेंटिमेंट्स का थोड़ा कम सामना करना पड़ा और ऑब्वियसली रीजन था पैसा और इनका व्यापार, जो कि उस टाइम पर काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था। लेकिन सैडली ये सारी चीजें बिहारियों के पास नहीं थी। लिटरेसी रेट। अब दोस्तों भले ही बिहार का इतिहास खूब स्ट्रॉन्ग रहा हो, महान मैथमेटिशियन आर्यभट्ट बिहार से हो, दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी यहीं से हो, या फिर गौतम बुद्ध को ज्ञान क्यों न यहीं से प्राप्त हुआ हो, लेकिन आज के टाइम पर ये इग्नोर नहीं किया जा सकता कि आज का बिहार इतिहास से बिल्कुल उल्टी दिशा में बह रहा है। आज बिहार लिटरेसी रेट में 61.8% के साथ सारे स्टेट से पीछे है। लेकिन लिटरेसी रेट इतना कम क्यों? तो दोस्तों इसका मेन रीजन स्कूल में बुनियादी जरूरतों की कमी, बच्चों का बीच में स्कूल छोड़ देना, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और एजुकेशन को लेकर लोगों में जागरूकता की कमी है। मैं बहुत जल्दी में इन पॉइंट्स को बोल के निकल गया ना, रुकिए इन्हें थोड़ी डिटेल में आपको बताता हूँ। अब दोस्तों देखिए, बिहार के लगभग हर गांव में ही गुलाबी रंग की स्कूल बिल्डिंग दिख जाती है। अब बिल्डिंग तो बन गई, लेकिन स्कूलों की हालत देखकर ऐसा लगता है कि सरकार की दिलचस्पी सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में है, न कि एजुकेशन का लेवल सुधारने में। बिहार के प्राइमरी स्कूल्स में तो कई बच्चों को कोर्सेज की बुक्स तक नहीं मिलती। क्लास 4th के बच्चों से 2nd क्लास का सवाल पूछा जाए तो ज्यादातर के पास जवाब ही नहीं होता। लंच टाइम के बाद स्कूल बंक करना तो आम सी बात है। लेकिन इसके पीछे हम सिर्फ गवर्नमेंट को ही दोषी नहीं मान सकते, बल्कि कई बार तो पेरेंट्स भी एजुकेशन को इम्पोर्टेंस ही नहीं देते, क्योंकि जब पढ़ने लिखने के बाद भी गांव के बच्चों को नौकरियां नहीं मिलती तो फिर इसका गलत मैसेज लोगों तक जाता है। पेरेंट्स को लगता है कि ऐसे में उनका बच्चा कहीं का नहीं रह जाएगा, पढ़ लिख कर नौकरी तो उसे मिलेगी नहीं और लास्ट में वो खेती मजदूरी करने के लायक भी नहीं बचेगा। ऐसे में उनका फोकस पढ़ाई लिखाई से हटकर रोजगार के समाधान पर ज्यादा रहता है। कई बार तो पेरेंट्स खुद ही अपने बच्चों की पढ़ाई छुड़ाकर उन्हें अपने साथ काम पर ले जाने लगते हैं। ऐसे में बिहार के बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते हैं और न ही उनके अंदर कोई ऐसी स्किल डेवलप हो पाती है जिससे कि वो बेहतर कमाई कर पाएं। एंड में उनके पास मजदूरी करके अपना और परिवार का पेट भरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। काम की तलाश में उन्हें दूसरे स्टेट में जाना पड़ जाता है, जहां उनकी बोलचाल, काम और वेशभूषा की वजह से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। लो इन एवरी पैरामीटर्स। अब दोस्तों बात सिर्फ लिटरेसी रेट की नहीं है, बल्कि और भी कई सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनमें बिहार लोवेस्ट रैंक कर रहा है। 15 से 49 साल की महिलाओं में से 60.3% एनीमिया की शिकार होती हैं। हालांकि ये डेटा पहले 67.4% था, जिसमें बिहार ने थोड़ा सा प्रोग्रेस किया है, लेकिन ये काफी नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान एनीमिया होने से न सिर्फ माँ पर इसका बुरा असर पड़ता है, बल्कि बच्चे की हेल्थ पर भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। समय से पहले बच्चे का पैदा होना, कम वेट और बाद में बच्चे को भी एनीमिया होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और जब ऐसा बड़ी संख्या में होने लगे तो ये किसी भी स्टेट के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बन जाता है। इसके अलावा गरीबी में भी बिहार बाकी स्टेट्स के मुकाबले टॉप पर आता है। वहीं अनएम्प्लॉयमेंट के मामले में ये हरियाणा और राजस्थान के बाद से तीसरे नंबर पर है।
लेकिन दोस्तों, जब भी हम अनएम्प्लॉयमेंट जैसे मुद्दों की बात करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं बिहार के लोग यह कहने लगते हैं कि देश में सबसे ज्यादा IAS और IPS ऑफिसर्स भी तो बिहार से ही आते हैं। अब सच में ये एक अच्छी बात है, लेकिन इसकी एक डार्क साइड अभी भी हमारी नजरों से दूर है। इतनी बड़ी संख्या में IAS और IPS ऑफिसर्स बनने के पीछे का रीजन भी यही है कि गवर्नमेंट ने स्टेट इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने के लिए मेजर स्टेप्स लिए ही नहीं। लोगों को अच्छी प्राइवेट जॉब्स नहीं मिल रही है और थक हार कर उनका गोल सरकारी नौकरी ही बन रहा है। इनइक्वालिटी फॉर वुमेन। दोस्तों, कहा जाता है कि जब एक वुमेन एजुकेट होती है तो फिर फैमिली का स्टेटस बदल देती है, और यही सेम चीज राज्य या फिर देश के लिए भी लागू होती है, क्योंकि जहां वुमेन एम्पावरमेंट नहीं होता वो देश तरक्की में हमेशा नीचे ही मिलेगा। बात करें बिहार की, तो यहाँ औरतों के लिए इनइक्वालिटी बहुत आम सी बात है। यहाँ पर जितना प्रेफरेंस लड़के के पढ़ाई को दिया जाता है, उतना लड़कियों को कभी भी नहीं मिलता। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बस नारे तक ही सीमित रह जाता है, क्योंकि लड़कियों के पैदा होते ही माँ बाप उसकी एजुकेशन में इन्वेस्ट करने की जगह शादी और दहेज के लिए पैसे इकट्ठे करने में लग जाते हैं। अगर वो थोड़ा बहुत पढ़ भी ली तो एंड में उसे शादी करके सेटल ही होना पड़ता है। सेटलमेंट मतलब सिर्फ शादी। लड़कियों के लिए कैरियर जैसा तो कोई शब्द ही नहीं है, और अगर कोई कैरियर बनाना भी चाहे तो फिर उसके साथ ऐसा ट्रीट किया जाता है जैसे कि किसी अनएक्सपेक्टेड चीज की डिमांड कर ली हो। इस तरह से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के लिए सिर्फ मर्द ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि समाज, पॉलिसीज और पॉलिटिक्स भी इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। कई लड़कियों की तो बीच में ही पढ़ाई बंद करा दी जाती है, और कई लड़कियां इसलिए स्कूल जाना बंद कर देती हैं क्योंकि वहाँ पर टॉयलेट की सुविधा नहीं होती। यही रीजन है कि जहाँ बिहार में 71.2% पुरुष लिटरेट हैं, वहाँ औरतों की संख्या सिर्फ 51.5% है। इन्हीं सभी रीजंस की वजह से बिहार पीछे होता जा रहा है और यहाँ के लोगों को दूसरे स्टेट के लोगों से हेट का सामना करना पड़ता है। कास्ट पॉलिटिक्स। दोस्तों, कास्ट इंडिया में आजादी से पहले ही एक बहुत बड़ा सेंसिटिव मुद्दा रहा है, और इसे लेकर कई तरह के झड़प और दंगे इतिहास में आपको देखने को मिल जाएंगे। देश को कास्टिज्म से छुटकारा दिलाने के लिए कई एक्टिविस्ट ने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया, जैसे कि साउथ इंडिया में पेरियार और महाराष्ट्र में डॉक्टर BR अम्बेडकर। लेकिन लेट 80s के दौरान बिहार में ऐसा कोई भी नहीं था जो कि लोअर कास्ट के लिए फाइट कर सके। हालांकि कास्टिज्म वाली बीमारी यहाँ भी किसी महामारी की तरह ही फैली हुई थी और लोअर कास्ट वालों के लिए सरवाइव करना मुश्किल होने लगा था। उसी दौरान लालू प्रसाद एक पॉपुलर लीडर के रूप में उभर कर सामने आने लगे, क्योंकि उनका नारा था विकास नहीं सम्मान चाहिए। अब इनके CM बनने के बाद लोअर कास्ट को सम्मान तो जरूर मिला, लेकिन बाकी का सिस्टम पूरी तरह से खराब होने लगा। बिहार में क्राइम रेट हद से ज्यादा बढ़ गया था। दिन दहाड़े हत्या और लूटपाट की घटनाएं तो आम सी हो गई, और लोग 7 बजे के बाद घर से बाहर निकलने में भी डरने लगे थे। यही रीजन है कि उनके शासनकाल को जंगल राज कहा जाता था। ये जंगल राज डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली 15 से 20 सालों तक चलता रहा, जिसने बिहार के विकास की कमर तोड़ कर रख दी। कारखानों पर ताला लगने लगा, लोगों का रोजगार उनसे छिन गया और गरीबी हद से ज्यादा बढ़ने लगी, जिसके बाद से लोग बड़ी संख्या में रोजगार की तलाश में पलायन करने लगे। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि जब ये लोग लौट कर अपने स्टेट वापस आते तो फिर वोट जातिवाद पर ही देते थे। डेवलपमेंट ना बिहार सरकार का मुद्दा रहा है और ना ही पब्लिक ने इसकी डिमांड की है। बस इन्हें रोटी कपड़ा मकान चाहिए, और सरकार भी उन्हें इसी में ही लपेट के सत्ता कायम रखना चाहती है। मैनिपुलेटिव पॉलिटिक्स। दोस्तों, जरा आप इस क्लिप को देखिए। यह स्टेटमेंट पंजाब के फॉर्मर CM चरणजीत सिंह चन्नी ने पिछले साल फरवरी में दिया था। सुना आपने ना, ये कितनी बेबाकी से कर रहे हैं कि हम यूपी, बिहार और दिल्ली के लोगों को पंजाब में घुसने तक नहीं देंगे। कुछ साल पहले शिवसेना के चीफ उद्धव ठाकरे ने भी बिहारियों के लिए कुछ इसी तरह का जहर उगला था और कहा था कि मुंबई में बिहार के लोगों के लिए परमिट सिस्टम लागू होना चाहिए। इससे पहले उन्होंने महाराष्ट्र में रहने वाले बिहारियों को घुसपैठिया भी कहा था और उन्हें वहां से भगाने की धमकी दी गई थी। उन्होंने ये भी कहा था कि बिहार से आए लोगों की वजह से महाराष्ट्र में अपराध बढ़ रहा है। इसके बाद बात करते हैं गोवा के CM प्रमोद सावंत की, जिन्होंने इसी साल लेबर डे के मौके पर कहा है कि राज्य में 90% क्राइम का जिम्मेदार यूपी और बिहार के माइग्रेंट वर्कर्स हैं। अब जब इस तरह के स्टेटमेंट CM या फिर बड़े पद पर बैठे लोगों की तरफ से आने लगते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आम नागरिकों को भी लगने लगता है कि क्राइम फैलाने में बिहारी जिम्मेदार हैं या फिर उनके ही स्टेट में आकर उनके हिस्से का रोजगार छीन रहे हैं। अब नेता लोग तो हेट स्पीच देकर वोट बैंक भर के अपने अपने घरों में लौट जाते हैं, लेकिन वहाँ रहने वाले बिहारियों का जीवन उस स्टेट के लोग तबाह कर देते हैं। अपने साथ होने वाले हर अपराध या फिर अन्याय का दोषी वो बिहार के लोगों को ही मानने लगते हैं।
कुछ समय पहले आपने तमिलनाडु के अंदर बिहारी माइग्रेंट्स पर अटैक की खबर तो जरूर सुनी होगी। इन सब का रीजन कहीं न कहीं डर्टी पॉलिटिक्स ही रहा है। इसके अलावा इन हेट सेंटिमेंट्स के पीछे हमारी फिल्म इंडस्ट्री का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है, जहां वो गैंग्स ऑफ वासेपुर, गंगा जल और शूल जैसी फिल्मों में बिहारियों को एग्रेसिव, ठरकी और वॉयलेंट दिखाने से परहेज नहीं करते। इससे देश के लोगों में बिहारियों के लिए एक अनमैनर्ड कम्युनिटी जैसी इमेज बनने लगती है। ट्रीट लाइक अ विलन। अब दोस्तों ये एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जो कि बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। असल में सेंट्रल गवर्नमेंट हर स्टेट से टैक्स कलेक्ट करती है और फिर जिस राज्य में ज्यादा जनसंख्या या फिर गरीबी होती है उसे ज्यादा फंड एलोकेट किया जाता है। अब साउथ इंडियन स्टेट की पॉपुलेशन भी कम है और वो वेल डेवलप्ड भी है। ऐसे में गवर्नमेंट उनसे ज्यादा टैक्स कलेक्ट करती है और रिटर्न में उनके स्टेट को बहुत कम दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए हर 100 रुपए के टैक्स की वसूली पर तमिलनाडु को 29 रुपए दिए जाते हैं, कर्नाटक को 36, तो वहीं महाराष्ट्र को सिर्फ 13 रुपए। वहीं बिहार से हर 100 रुपए कलेक्ट करने पर 219 रुपए एलोकेट किए जाते हैं। ऐसे में साउथ इंडियन स्टेट्स या फिर महाराष्ट्र को दिक्कत होने लगती है कि मेहनत हम कर रहे हैं और हमसे टैक्स कलेक्ट करके बिहार को दिया जा रहा है। अब दोस्तों ये डेटा उस टाइम और भी ज्यादा काम आने लगता है जब इलेक्शन होने वाले होते हैं। यहाँ बिहारियों को विलन बना दिया जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ऐसा दिखाया जाता है कि वो यूपी और बिहार का ही फेवर ले रहे हैं, क्योंकि इन स्टेट्स में ज्यादा पॉपुलेशन है और उन्हें यहाँ से ज्यादा वोट्स मिल सकते हैं। इस तरह के स्टेटमेंट से साउथ इंडियन खुद को नॉर्थ और ईस्ट से अलग करने लगते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि हमारा पैसा लेकर भी यूपी और बिहार वाले अपने स्टेट को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। अब दोस्तों आज के दौर की अगर बात करें तो हर एक चीज को ही पैसे से तौला जाता है। जिसके पास ज्यादा पैसा होता है लोग उसका ही सम्मान करते हैं। लेकिन बिहार में रहने वाली 2.97 करोड़ फैमिलीज में से 94 लाख से भी ज्यादा परिवार महीने के सिर्फ 6,000 रुपए या उससे भी कम कमाते हैं। और बिहार के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होने का एक ये भी रीजन है, क्योंकि आज से लगभग 15 साल पहले हरियाणा भी कुछ इसी स्टेज पर था। कोई भी उस स्टेट या फिर वहाँ के लोगों के रिस्पेक्ट नहीं करता था, लेकिन जब वहाँ के किसान अमीर होने लगे तो फिर अचानक से लोगों का माइंडसेट ही उनके लिए बदल गया। हरियाणवी एक्सेंट बोलना अब बहुत ही कूल लगने लगा। वहाँ की वेशभूषा और लोग जमीन से जुड़े नजर आने लगे। ऐसे में अगर बिहार भी अगले 15 से 20 सालों में डेवलप्ड हो गया तो आपको बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्हें बिहारी एक्सेंट सुपर कूल लगने लगेगा और पूरा देश उनके कल्चर की अलग अलग चीजों को अपनाने की कोशिश करेगा। इसके बाद से ना बिहारी अपशब्द की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, ना इन्हें रोजगार छीनने वाला परदेसी कहा जाएगा। लेकिन ऐसा होने के लिए न सिर्फ सरकार को बल्कि आम नागरिकों को भी बड़े बड़े स्टेप्स लेने होंगे। कास्ट या फिर जातिवाद से निकलकर एजुकेशन, डेवलपमेंट और रोजगार की बात करनी होगी। सरकार से सवाल करना होगा और अपने हक की लड़ाई लड़नी होगी। वैसे आपको क्या लगता है, बिहार के लोग अपनी छवि को बदलने में कभी भी कामयाब हो पाएंगे या फिर नहीं? कमेंट करके आप अपना ओपिनियन हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा।